मेरा नाम मेघा है। मैं बहुत ज़रूरतमंद थी क्योंकि कुछ समय पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। जब मेरी डॉक्टर नंद ने मुझे अपने ही अस्पताल में नर्स की नौकरी पर लगा लिया और एक मेल पेशेंट के कमरे में मेरी ड्यूटी लगा दी, मैंने इनकार किया क्योंकि मैं मर्दों का सामना करने से कतराती थी। मेरी नंद कहने लगी, पेशेंट कोमा में है, शायद वो अमीर आदमी था। मैं उसके कमरे में रहकर उसका ख्याल रखने लगी। पर जब सुबह सोकर उठी तो मेरे और उस बेहोश पेशेंट के कपड़े पीले हो रहे थे और दूसरी नर्स पूछती, रात को कितना मुआवजा मिला। मुझे बहुत गुस्सा आता पर बर्दाश्त कर लेती थी। अब शक होने लगा तो छुपकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सुबह उठकर देखा तो मेरी दुनिया उलट हो चुकी थी, क्योंकि मेरी वीडियो में साफ जाहिर था कि वो पेशेंट। आज मेरा पहला दिन था। नौकरी पर मैंने साड़ी नहीं बल्कि सूट पहना था और भगवान जी के दर्शन करके घर से निकल गई थी। मेरी नन डॉक्टर पूर्वी ने मेरे लिए उस अस्पताल में नौकरी लगवाई थी। वो कहती थी, मेघा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, लोगों पर बोझ मत बनो। और मैं सच में बोझ नहीं बनना चाहती थी। मेरे पति की मौत को 5 महीने हो चुके थे। अचानक हादसे की वजह से कोई तैयारी नहीं, कोई अलविदा का लम्हा नहीं। वो बस चले गए और मुझे अकेला छोड़ गए, अपने सब्र और दुनिया के भरोसे। मेरे माता पिता ने कहा वापस आ जाओ हमारे पास, पर मैंने उन्हें इनकार कर दिया। नहीं, मैं अपनी जगह से हिलना नहीं चाहती। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे पता था कि समाज में औरत का वजूद किस तरह तोला जाता है। आज जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर पूर्वी ने कहा कि तुम्हारी ड्यूटी कोमा वाले पेशेंट के कमरे में लगी है। मैं ठिठक गई थी। मैंने कहा, मर्द पेशेंट। उसने नरमी से कहा, वो बेहोश है। भाभी, तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जानती हूँ कि तुम एक शरीफ और संस्कारी और इज्जतदार लड़की हो। तुमने सारी जिंदगी कभी लड़कों से बात नहीं की। तुम बहुत शरीफ हो। तुमने सिर्फ मेरे भैया को ही अपना सब कुछ माना है। इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कैसी हो। मैंने पूर्वी की बात सुनकर सर हिला दिया था और कुछ कहे बिना कमरे की तरफ बढ़ गई थी। दिल में अजीब सा बोझ था, मगर खुद पर यकीन भी था। अंदर दाखिल हुई तो देखा कि एक लंबा और खूबसूरत जवान लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था, जिसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था, जिसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों से सो रहा हो। मुझे उसे देखकर बेहद अफसोस हुआ था और मैं उसके लिए प्रार्थना करने लगी थी कि ए ऊपर वाले उसे पूरी तरह से ठीक कर दे। ये जवान है, इसकी ज़िंदगी बाकी है। मेरे दिल से निकली हुई प्रार्थना शायद इसलिए थी कि मेरा पति भी ऐसा ही था, लंबा, खूबसूरत, खुश मिजाज, और वो भी एक दिन इसी तरह चला गया। मैं बेड के पास बैठ गई थी। पेशेंट की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं अभी खाली बैठी हुई इस पेशेंट के लिए मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। कमरे में सुकून छा गया था। कुछ देर बाद मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। यहाँ कुछ भी करने को नहीं है। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। इसलिए मैं पास रखी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गई थी और तभी मेरी आंख लग गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो शरीर में कुछ थकन सी थी, मगर दिल बेफिक्र था। जैसे ही मैंने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया, मेरे कपड़ों पर कुछ पीले धब्बे नजर आए थे। मैं घबरा गई, ये कैसे और कहाँ से आए? रात को तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने इस बारे में पूर्वी से बात की। पूर्वी, मेरे कपड़ों पर कोई चीज़ लगी है। मैं नहीं जानती ये क्या है, लेकिन अजीब बात है, वो जैसे मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई थी। उसने कहा, मेघा, तुम्हें कोमा वाले पेशेंट के कमरे में लगवाना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब अगर तुम इस तरह की बातें करोगी तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने कहा, पूर्वी, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं, बस तुमसे पूछा है। उसने कहा, बस खामोश रहो, कोई बात किसी से मत करना और अपने काम से काम रखो। मैं खामोश हो गई थी, दिल में एक सवाल लिए, क्या सच में मैं गलती कर रही थी? क्या सिर्फ पूछ लेना ही मेरा पाप था? कुछ घंटे बाद जब मैं रिसेप्शनिस्ट पर गई तो दो नर्स आपस में हंस रही थी। एक ने मुझे देखा और कहने लगी, रात का मुआवजा अच्छा मिला है ना? मैं उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। मैंने कहा, मुआवजा क्या मतलब? दूसरी नर्स ने ताना देते हुए अंदाज में हंसते हंसते कहा, अरे अरे, नया चेहरा है, अभी समझ नहीं आई होगी। मैं शर्म से जमीन में गड़ गई थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ लम्हों के लिए मुझे लगा जैसे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। जब पूर्वी ने गुस्से में मुझे चुप करवा दिया और वो नर्सें अजीब शब्दों में बात करके हंसने लगी, तो मेरे लिए सब कुछ बदला नहीं था, बस और भी ज्यादा साफ हो गया था। मुझे आइडिया हो चुका था कि ये जगह जितनी साफ दिखाई देती है उतनी है नहीं। अगले दिन जब ड्यूटी सीट देखी तो मेरा नाम भी उसी कमरे के साथ जुड़ा हुआ था। मतलब कि मेरी परमानेंट ड्यूटी अब वही बन चुकी थी, कोमा वाले पेशेंट के कमरे में।
मैंने एक दिन पूर्वी से कहा, पूर्वी, मुझे कहीं और लगवा दो। मैंने सावधानी से कहा था। वो चेयर पर बैठते हुए फाइल पलट रही थी और कहने लगी, क्यों, अब क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, बस थोड़ी सी परेशानी हो रही है। वो मरीज एक जवान लड़का है और तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूँ। पूर्वी की आवाज़ बुलंद हो गई थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें खुद लगाया है इस कमरे में। ये सबसे आसान ड्यूटी है। ना शोर है, ना भीड़ है और ना कोई जिम्मेदारी है। पेशेंट कोमा में है, ना कुछ देख सकता है, ना कुछ सुन सकता है। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। अगर बार बार जगह बदलती रहोगी तो सबको शक हो जाएगा। समझा करो हालत को। मैं खामोश हो गई। उसकी बात ठीक थी और हालात वो मेरे खिलाफ थे। कुछ ही दिन में रूटीन बन गई थी। शाम के समय अस्पताल आई, वहाँ की ड्रेस पहनती, अटेंडेंस देती और सीधा उसी कमरे में चली जाती थी। उस कमरे का दरवाज़ा बंद होता था, रोशनी धीमी रखी जाती थी और मशीनों की बीप की आवाज़ हर तरफ फैली रहती थी। इस पेशेंट का नाम फाइल पर अभिनव शुक्ला देख चुकी थी। वो एक जगह लेटा रहता था, उसकी पलक तक नहीं हिलती थी। कुछ दिन बाद एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि सफाई के दौरान मुझे कमरे की एक दराज खुली हुई मिली। अंदर एक पुरानी घड़ी और एक कंघी और एक छोटी सी डायरी जैसी नोटबुक थी। मैंने वो नोटबुक खोली तो उसमें सिर्फ खाली पेज थे, मगर सबसे आखिरी पेज पर एक छोटा सा शब्द लिखा हुआ था, खामोशी सब कुछ सुन लेती है। मैंने वो शब्द कई बार पढ़े थे, जिनमें अजीब सा असर था, जैसे ये किसी खामोश चीख की गवाही हो। अगली रात मैं कमरे में आई तो रिसेप्शनिस्ट पर एक नई नर्स नजर आई थी। उसका नाम था जिया। उसने मुझे देखा, नजरें चुराई और बड़बड़ाने लगी, कहने लगी, यही है शायद। मैंने उसकी बात सुनी और अनसुनी कर दी। रात को रोज की तरह मैंने पेशेंट को दवाइयाँ दी, टेम्परेचर चेक किया और बेड के बराबर में बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना पूरी हुई तो दिल में अजीब सी थकान थी। मैंने सोचा कुछ देर आंखें बंद कर लूं। जब जागी तो 3 घंटे गुजर चुके थे। मुझे झटका लगा था। पेशेंट को वक्त पर दवाई देनी थी। मैंने जल्दी से रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं छोड़ गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वार्ड बॉय कमरे में आया और कहने लगा, मैम, बाहर डॉक्टर पूर्वी आपको बुला रही हैं, कुछ पेपर्स पर साइन लेने हैं। मैंने अपने हाथ के ग्लव्स उतारे और बाहर निकलने लगी थी कि मुझे लगा कमरे का दरवाज़ा लॉक हुआ है। क्या तुमने लॉक किया है? मैंने वार्ड बॉय से पूछा। उसने कहा, नहीं मैम, दरवाज़ा खुद ही बंद हुआ है। ये सिस्टम ऑटो लॉक है। कितनी बेफिक्री से जवाब दिया। मुझे शक सा हुआ था, मगर फिर खुद को समझा लिया कि शायद सच में सिस्टम ऐसा हो। कुछ दिन बाद एक और नई नर्स शीतल मेरे पास आई। कहने लगी, आपको पता है वो पेशेंट 5 महीने से इसी कंडीशन में है। मैंने हैरानी से दोहराया, 5 महीने से? उसने कहा, हाँ, और कोई उसे देखने भी नहीं आता। बस एक बार कोई वकील सा आदमी आया था, वो भी पिछले महीने। बात छोटी थी लेकिन मेरे लिए बड़ी हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 करोड़ का मरीज, इतना जवान और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं। अगली रात मैंने उसके हाथों को ध्यान से देखा। नाखून कटे हुए थे, हाथ साफ थे, जैसे किसी ने हाल ही में उसका ख्याल रखा हो। मैंने उसकी पलकों को देखा जो एक बार हल्की सी हिली थी। मैं चौंकी और फौरन मशीन की तरफ देखा। हर चीज़ नॉर्मल थी। ये सब इत्तेफाक था या कुछ और था? एक दिन अस्पताल के स्टोर रूम से दवाई लेने गई। स्टोर इंचार्ज ने कहा, अभिनव शुक्ला के कमरे में कुछ दवाइयाँ स्पेशल आती हैं, वो भी तुम ले जाया करो। मैंने कहा, स्पेशल क्यों? वो तो कोमा में है। उसने कहा, ये तो ऊपर के लोगों का हुक्म है, हम क्या कर सकते हैं? फिर वही खड़े खड़े मुझे लगा जैसे कोई पीछे से मुझे घूर रहा है। मैंने पलट कर देखा तो जिया खड़ी हुई थी। कुछ कहना चाहती थी पर रुकी रही। मैं उसके पास गई और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, फिर बोली, तुम बहुत शरीफ लड़की हो, लेकिन यहाँ सब शरीफ नहीं है, सावधान रहना। मैं पलटकर अपने कमरे की तरफ गई थी, दिल में एक अजीब सा बोझ लिए, हर चीज़ बेजान होते हुए भी जैसे मुझसे बातें कर रही थी। दीवारें, दरवाजे, बेड के बराबर में लगी हुई ऑक्सीजन मशीन, यहाँ तक कि वो खामोश पेशेंट भी। मैं अब सिर्फ नर्स नहीं थी, मैं तमाशा भी थी और शायद एक खामोश गवाह भी। अब मेरी ड्यूटी रूटीन बन चुकी थी। शाम को आती, पेशेंट के कमरे में जाती, खामोशी से दवाइयाँ देती, सफाई करती, कुछ देर प्रार्थना करती और फिर एक कोने में चादर ओढ़कर सो जाती थी। इस पूरी प्रक्रिया में न किसी से बात होती थी, न कोई इंटरफेयर करता था, मगर कुछ दिनों से एक अजीब सा रूटीन बन गया था, जिसने मेरी नींद को बेसुकून कर दिया था। हर सुबह आँख खुलने पर मेरे कपड़ों पर पीले धब्बे होते थे। सोचा शायद सफाई के दौरान इन पर कोई दवाई या मलहम लग गया होगा। अगले दिन फिर वही हुआ और फिर तीसरे दिन भी। एक दिन जब नर्सिंग रूम में मैं अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही थी
तो एक नर्स अंजलि मेरे पास आई। उसने कहा, मेघा दीदी, आपकी यूनिफॉर्म तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की हुई लगती है। लगता है आपकी रात की ड्यूटी अच्छी गुजर रही है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो हंसने लगी, फिर कहने लगी, अरे वो मैं मजाक कर रही थी। आप तो फौरन सीरियस हो गई। फिर दूसरी नर्स निकिता कहने लगी, अंजलि छोड़ो भी, मेघा बहुत शरीफ लड़की है, इसे ये सारी बातें समझ नहीं आती। मैं वहां से चुपचाप निकल गई, लेकिन अंदर कुछ खटकने लगा था। ये धब्बे, ये बातें, ये इशारे, इन सब में कुछ अजीब ज़रूर था। फिर एक और हादसा हुआ ड्यूटी के दौरान। एक वार्ड बॉय दवाई देने आया। मैंने उसे नमस्ते किया। वो बिना जवाब दिए अंदर दाखिल हुआ, दवाई रखी और पलटकर दरवाजे पर एक मामूली सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, आप बहुत बहादुर हो मैडम। मैं हैरान रह गई थी, क्या मतलब? उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। और फिर वो इतना कहकर वहां से चला गया था। ऐसे पहली बार हुआ था कि किसी ने मुझे बहादुर कहा, लेकिन उसके शब्दों के पीछे क्या था, ये मैं समझ नहीं सकी थी। अगली रात कमरे में दाखिल होते हुए मैंने दरवाजे का लॉक चेक किया था। कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किले की आवाज़ अजीब हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो सच में अंदर से कुंडी खुद ब खुद लग गई थी। दिल में ख्याल आया कि शायद सच में सिस्टम में कुछ खराबी है। मैंने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर इंटरनेट काम नहीं करता था। एक तरफ दीवार थी, एक तरफ पुराना वेंटिलेटर लगा हुआ था, जो अक्सर खुद ब खुद हल्का सा शोर करता था, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने इस बार उसे ध्यान से देखा तो महसूस की कि ये शोर रुक रुक कर आता है और उस समय बंद हो जाता है जब मैं प्रार्थना कर रही होती हूँ। मैंने उस रात कमरे की हर चीज़ बदली। मेरा बिस्तर जो मैं ज़मीन पर लगाया करती थी और जिस तरफ मेरे पैर होते थे, वहाँ की तरफ मैंने नमक की एक बारीक लाइन बना दी थी। सोचा शायद किसी जानवर का आना जाना हो, लेकिन सुबह जब आँख खुली तो वो लाइन जमी हुई नहीं थी, वो हिल चुकी थी, कुछ जगह से मिटी हुई थी और मेरे कपड़ों पर भी वही धब्बे थे। अब मैं डरी नहीं, बस बेफिक्र थी। कोई राज ज़रूर है। मेरी नंद पूर्वी ने कुछ दिन बाद मुझे कैंटीन में बुलाया। वहाँ बैठकर कहने लगी, देखो मेघा, तुम्हारी बार बार शिकायतें हो रही हैं, अपनी हरकतों पर ध्यान दो। मैंने कहा, कौन सी हरकतें? मैं तो सिर्फ अपने कपड़ों पर लगने वाले धब्बों के बारे में बात करती हूँ, बस। उसने कहा, बस करो मेघा, अगर ये नौकरी रखनी है तो चुप रहना सीखो। ज़्यादा सवाल करोगी तो यहाँ के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। मैंने चुपचाप सर हिला दिया, मगर दिल में एक फैसला कर लिया था, अगली ड्यूटी से पहले मैं अपने पति का पुराना कैमरा साथ लाऊंगी। वो कैमरा जो उन्होंने मुझे मेरे आखिरी बर्थडे पर गिफ्ट किया था। वही कैमरा मेरे सवालों के जवाब देगा। कुछ तो है, कोई अजीब इशारे हैं जो लगातार मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद अगली रात वो इशारे साफ हो जाएंगे। जब वो रात आई जिसमें मैंने अपने पति का पुराना कैमरा उठाया, तो दिल में अजीब सी घबराहट हुई थी। वो कैमरा मेरे लिए सिर्फ एक कैमरा नहीं था, एक निशानी थी उस जिंदगी की जो अचानक मेरे हाथों से निकल गई थी। कैमरे की बैटरी चार्ज की, एक खुफिया जगह पर माइक्रो एसडी डाली और सोचा कैमरा कहाँ लगाऊं कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, मगर किसी को शक न हो। उस रात मैंने वही किया जो दिल ने कहा। मैंने कैमरा एक जगह पर लगा दिया, पेशेंट के बिस्तर के ठीक सामने की तरफ। लाइट धीमी रखी, जैसे हमेशा रखती थी, ताकि माहौल में कोई बदलाव महसूस न हो। मैंने सब काम पूरे किए और रोज की तरह अपनी जगह चादर ओढ़कर लेट गई थी, लेकिन इस बार नींद की नियत नहीं थी। मैं हर आहट पर कान लगाए लेटी रही, आंखें बंद किए, मगर दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। रात के किसी समय, शायद 2 बजे के बाद, ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में हल्की सी हरकत हुई है। दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ फर्श पर लगा। सरसराहट, कोई और किसी के साइड जैसा महसूस हुआ, मगर मैंने खुद को बिल्कुल खामोश रखा। कुछ देर बाद वही खामोशी फिर लौट आई थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से घर आई, कमरे का दरवाज़ा बंद किया, पर्दे गिराए और कैमरा निकालकर लैपटॉप से कनेक्ट किया। जैसे ही वीडियो चली, मैंने खुद को सख्ती से कुर्सी पर बैठाया, क्योंकि मुझे आइडिया था जो कुछ नज़र आने वाला है वो शायद मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। वीडियो की शुरुआत मामूल के मुताबिक हुई थी। मैं प्रार्थना कर रही थी, फिर एक तरफ लेट गई। वक्त गुजरता रहा और फिर कुछ देर बाद वीडियो में वो लम्हा आ गया जिसने मेरे अंदर की सारी हवा खींच ली हो। पेशेंट, जिसे अभिनव शुक्ला के नाम पर जाना जाता था, धीरे धीरे बिस्तर से उठा, कोई हिचकिचाहट नहीं, जैसे हर रात वो यही सब करता हो। उसने पहले बैठकर अपनी गर्दन दाएं बाएं घुमाई, जैसे पट्टों को खोल रहा हो। फिर उसने धीरे से चप्पल पहनी और कमरे में चलने लगा। वीडियो में उसकी चाल में पूरी तरह होशो हवास नजर आ रहे थे। वो कमरे के कोने तक गया, फिर पलटकर मेरे करीब आया। कुछ लम्हे वो मेरे चेहरे को देखता रहा। मेरा सर चादर से ढका हुआ था और मैं वीडियो में साफ नजर आ रही थी, बेखबर गहरी नींद में।
फिर उसने मेरी चादर के किनारे को धीरे से हटाया, मेरे बालों को छुआ, जैसे किसी अपने को धीरे से जगाने की कोशिश कर रहा हो, या शायद सिर्फ देखने की कोशिश कर रहा हो। उसने दराज खोली, अंदर से तेल की शीशी निकाली, जो कई दिनों से वहीं रखी हुई थी। फिर जमीन पर बैठा और मेरे हाथों को नरमी से थामकर उन पर तेल लगाने लगा। धीरे धीरे मसाज करता रहा, जैसे ये सब रोज की बात हो। उसने मेरे पैरों पर भी वही तेल लगाया, और ये सब इतनी खामोशी से हो रहा था कि मुझे आइडिया तक नहीं हुआ। फिर कुछ लम्हों के लिए उसे मेरा हाथ थामे रखा। उसके चेहरे पर एक खामोश सा सुकून था, जैसे वो किसी दर्द से निकलकर किसी सुकून की तरफ जा रहा हो। और फिर बिना कोई जल्दी किए वो वापस दराज में शीशी रखने चला गया। फिर चप्पल उतारी और बेड पर जाकर आराम से लेट गया। खुद को उसी पोजीशन में सेट कर लिया जैसे वो हर वक्त दिखाता था। मैंने वीडियो रोक दी, मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल में हलचल सी मची हुई थी। सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में पहुंच रही थी, ये इंसान कोमा में नहीं है। मैंने फौरन मोबाइल उठाया और पूर्वी को कॉल की, पर उसका नंबर बंद जा रहा था। वीडियो दोबारा प्ले की, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए सबूत के तौर पर। दोपहर को अस्पताल पहुंची तो वार्ड में दाखिल होते ही वार्ड बॉय मिला, जिसने कुछ दिन पहले मुझे अजीब अंदाज में बहादुर कहा था। उसने धीरे से कहा, मैडम आपने वो वीडियो देख ली। मैं चौंक गई। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? वो कुछ नहीं बोला, बस गर्दन झुकाकर चला गया। मैं समझ गई थी कि सिर्फ मैं नहीं, यहाँ कई और भी हैं जो सब कुछ जानते हैं मगर बोल नहीं रहे। आज पूर्वी से मिलने उसके ऑफिस गई, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर दाखिल हुई और सीधा मोबाइल उसके सामने रख दिया। वीडियो चला दी बिना कुछ कहे। वीडियो देखते हुए समय वो खामोश रही। जब वीडियो खत्म हुई तो उसने मोबाइल मेरी तरफ वापस ढकेला और कहने लगी, ये फेक है, शायद तुम्हें ये सब सपने में लगा होगा। तुम्हारी वीडियो अस्पताल के स्टाफ के लिए हमला है, तुम अपनी नौकरी को खतरे में डाल रही हो। मैंने कहा, ये सपना तो नहीं, ये हकीकत है, और अब ये बात मुझ तक नहीं रहेगी। उसने सख्त शब्दों में कहा, मेघा इस समय तुम जज्बाती हो, बेहतर है कि तुम कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लो। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी अगली ड्यूटी पर आऊंगी, वही और उसी कमरे में। पूर्वी मुझे घूरती रह गई थी और मैं वहां से निकल आई थी। उसी शाम जब मैं स्टोर रूम से दवाई लेने गई तो नर्स शीतल मेरे करीब आई, धीरे से कहने लगी, वो इंसान जो बिस्तर पर है सिर्फ सोता नहीं है, वो देखता भी है, सुनता भी है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, कभी वो मेरी हरकतों पर भी मुस्कुराया था। जब मैं समझी वो बेहोश है, मगर वो बेहोश नहीं है। उस दिन मुझे समझ आ गई थी कि कुछ ठीक नहीं है। अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, अगली रात पूर्वी के सामने सच रखना। मैंने उस वीडियो को बार बार देखा, हर बार उम्मीद की शायद नज़र का धोखा हो, कि कोई खराबी हो, कोई फ्रेम कट हो गया हो, कोई नज़ारा समझ से बाहर हो गया हो। लेकिन हर बार हकीकत और साफ हो जाती थी। वो इंसान जिसे सारी दुनिया कोमा का पेशेंट समझ रही थी, वो पूरी तरह से होश में था। उसकी आंखों के हिलने का अंदाज, हर हरकत उसकी पूरी होशियारी का सबूत थी। वो मेरे हाथों पर तेल लगा रहा था। उसके चेहरे पर जो सुकून था वो ज़बरदस्ती नहीं था, जैसे वो किसी काम को अंजाम देने में बिजी हो। और यही सब कुछ मेरी उलझन को और बढ़ा रहा था। इस बार मैंने वीडियो के साथ कुछ और सबूत भी जमा किए थे। बेडशीट से एक धब्बा साफ करके टिश्यू में सेव कर लिया था। दराज से शीशी की तस्वीर ली और अपने नोट्स में हर टाइम हर लम्हा लिख लिया। मेरी नियत सिर्फ सच तक पहुंचना थी, ना बदनामी ना जंग। अगले दिन पूर्वी के ऑफिस पहुंची, दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, वो अंदर बैठी फाइलों में गुम थी। मैंने कहा, मुझे तुम्हें एक बार फिर वीडियो दिखानी है। उसने नज़रें उठाई और कहने लगी, मेघा तुम बास नहीं आओगी। मैंने कहा, पूर्वी प्लीज़, एक बार एक नज़र, और फिर जो फैसला तुम चाहोगी कर लेना। मैंने लैपटॉप ऑन करके उसके सामने रख दिया था, वीडियो चलाई और खुद खामोशी से बैठ गई थी। वीडियो चलती रही, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन धीरे धीरे गहरे होते गए, जैसे हर फ्रेम के साथ वो जानती हो कि मैं सच बोल रही हूँ, मगर मानने से इनकार कर रही है। जब वीडियो खत्म हुई तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सादा शब्दों में कहने लगी, ये वीडियो झूठी है, तुमने इसे किसी से एडिट करवाया है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाकर तुम अपनी और मेरी नौकरी खतरे में डाल रही हो। पूर्वी तुम जानती हो ये झूठ नहीं है, तुम सब जानती हो। उसने कहा, बस बहुत हो गया, अगर तुमने ये वीडियो किसी और को दिखाई या कोई बात फैलाई तो मैं मजबूर हो जाऊंगी तुम्हें नौकरी से निकलवाने के लिए। हेड को रिपोर्ट दूं? मैंने हैरानी से उसकी आंखों में झांका। वहां ना डर था ना हमदर्दी थी, सिर्फ एक रुकावट थी, जैसे वो खुद भी मजबूरी में फंसी हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात और कुछ नहीं थी कि जिस इंसान पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, वही मेरी आवाज़ को दबाने पर तुली हुई थी। मैं चुपचाप बाहर आ गई थी। कॉरिडोर में नर्स जिया मिली।
उसने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया था। उसने धीरे से पूछा, सब इनकार कर रहे हैं ना? मैंने बस सर हिला दिया। उसने कहा, चलो तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, और मुझे स्टोर रूम में ले गई। वहाँ एक पुराने शेल्फ के पीछे से उसने एक लिफाफा निकाला और कहने लगी, इसमें पुरानी रिपोर्ट्स थी, अभिनव शुक्ला की। ये देखो। उसने एक पेज निकाला और कहने लगी, ये उसकी न्यू रिपोर्ट है, जो कभी रजिस्टर में शामिल नहीं की गई। इस पर लिखा है कि पेशेंट को नींद की दवा दी गई है, मगर उसका रिस्पॉन्स नॉर्मल है। कोमा का कोई सबूत नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट अपने हाथ में ले ली, जैसे कोई हथियार पकड़ लिया हो। मैंने कहा, तुम्हारे पास ये सब कब से है? उसने कहा, काफ़ी समय से है, पर कभी हौसला नहीं हुआ किसी को दिखाने का। तुम दिखाओगी? मैंने कहा, अब छुपाना जुर्म है। उसी शाम मैंने रिपोर्ट, वीडियो और फोटो अपने पास एक फोल्डर में रखे और सीधा अस्पताल के एक सीनियर एडमिन ऑफिसर के ऑफिस गई, जिनका नाम डॉक्टर संजय था। वो स्वभाव से काफ़ी सख्त इंसान थे, मगर उसूल के पाबंद थे। मैंने कहा, सर मुझे आपको एक संगीन बात बतानी है। मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सबूत है? वो फौरन बोले। मैंने सारा फोल्डर खोलकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने एक एक चीज़ को ध्यान से देखा, वीडियो चलाई, रिपोर्ट्स देखी, और फिर धीरे से कहने लगे, अगर ये सच है तो पूरा सिस्टम झूठ पर चल रहा है। मैंने कहा, जी सर, और मेरी नन डॉक्टर पूर्वी वो सब जानती है। उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाया, किसी को बुलाया और मुझे कहा, तुम खामोशी से वापस अपनी ड्यूटी पर जाओ, आगे हम संभाल लेंगे। उसी रात मैंने दिल में फैसला कर लिया, आज जो भी हो सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में आई तो अभिनव शुक्ला खामोश कंडीशन में पड़ा हुआ था, पर आज मैं पहली बार उसे देखकर ना डरी थी ना घबराई थी, क्योंकि अब मैं जानती थी कि वो बेहोश नहीं, सिर्फ चुप है। डॉक्टर संजय ने वीडियो देखकर कहा डॉक्टर संजय ने वीडियो देखकर कहा, सोचा कि वो मामला संभाल लेंगे, मगर 2 दिन गुजर गए थे और कोई हरकत नजर नहीं आई थी। पूर्वी ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की थी, सिर्फ एक नज़र डाली, जैसे मैं उसके लिए अब गैर ज़रूरी हो चुकी हूँ। ड्यूटी अभी भी वही की वही थी, कैमरा वही था, पेशेंट वही था, और वही खामोशी भरा माहौल। मैं सोचने लगी कि सिर्फ वीडियो और ज़ुबानी शिकायत काफ़ी नहीं, मुझे सबूत चाहिए, जो सिर्फ देख नहीं पढ़े भी जा सके। उस रात मैंने एक प्लान बनाया। नाइट ड्यूटी के दौरान जब वार्ड क्लर्क रूम में गया, मैं खामोशी से नर्सिंग काउंटर के पीछे गई, जहाँ पेशेंट की फाइलें रखी जाती थी। फाइलों की छानबीन में मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। अभिनव शुक्ला का नाम ढूंढा और फौरन कमरे में वापस आ गई थी। दरवाज़ा बंद किया, बेड लैम्प जलाया और फाइल खोली। इसके पहले पेज पर लिखा हुआ था, पेशेंट इन डीप कोमा, मॉनिटर्ड इन 3 मंथ। ये वही बात थी जो सब कहते आए थे, मगर अगले पेज पर एक और कागज़ चिपका हुआ था, जैसे जल्दी में शामिल किया गया हो। इस पर एक मामूली सा नोटिस लिखा हुआ था, नाम अभिनव शुक्ला, कंडीशन स्टेबल अंडर प्रोटेक्टिव ऑब्जर्वेशन। अभिनव शुक्ला। मैं ये नाम पहले भी सुन चुकी थी। कई साल पहले मैं पति के साथ जब एक न्यूज़ शर्ट पर गई थी, उसने बताया था कि अभिनव शुक्ला एक बड़ा बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और एनजीओ, हर जगह उसका नाम था। मैंने फाइल के और पेज पलटे, रिपोर्ट्स में कुछ चीज़ें गायब थी, जैसे कोई जानबूझकर मालूमात छुपा रहा हो। एक पुरानी एक्सरे रिपोर्ट के पीछे एक हाथ से लिखी डिटेल पर नजर गई, पॉसिबल प्ले फॉल, सस्पेक्ट केस रिफरेड बाय सस्प्रेड। मैंने वो फाइल चादर में लपेटकर वापस रख दी। दिमाग में एक नया सवाल, अगर ये पेशेंट इतना ताकतवर था तो इसे क्यों यहाँ छुपाया गया था, और कौन चाहता था कि ये कभी न जागे। अगले दिन मैंने अस्पताल की पुरानी नर्स साधना जी से बात करने का फैसला लिया था। वो दिन की शिफ्ट में आती थी, 20 साल से यहाँ काम कर रही थी। अस्पताल की दीवारों जैसी खामोश थी, लेकिन सब जानने वाली थी। कैंटीन में चाय लेते हुए मैंने पूछा, आप अभिनव शुक्ला के बारे में कुछ जानती हैं? वो लम्हे भर को रुकी, फिर कहने लगी, क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही, कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और वो वैसा पेशेंट नहीं लगता जैसा बताया जाता है। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर धीरे से कहने लगी, तुम्हें कोई धमकी तो नहीं मिली अभी तक? मैंने कहा, नहीं, मगर सच जानने की सज़ा कब दूर रहती है। साधना जी ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद धीरे से बताया, ये इंसान कुछ महीने पहले एक पॉइजन के केस में आया था। इसने जहर खा लिया था। इसकी कंडीशन काफ़ी सीरियस थी, लेकिन बच गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर अगले ही दिन बंद कर दी गई, क्योंकि कहा गया था कि फैमिली को किसी पर शक नहीं, खुदकुशी का केस है। मगर वो खुदकुशी नहीं थी मेघा। मैंने उसके कपड़ों पर निशान देखे थे, और सबसे बढ़कर वो जब होश में आया था तो खुद बोलकर कहा था, मेरे अपने करीब भाई बहन मुझे मारना चाहते थे। मैंने कहा, फिर ये सब छुपाया क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि उसने खुद कहा था वो जिंदा होने की खबर नहीं फैलाना चाहता।
उसने कहा था, मुझे मरने के करीब समझकर जो चेहरा बेनकाब हो रहा है, उसे पूरी तरह से बेनकाब होने दो। ये सब सुनकर मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा, तो वो कोमा में नहीं है? मैंने फिर से पूछा। उन्होंने कहा, नहीं बेटी, उसने सिर्फ एक नाटक किया है ताकि असल मुजरिम सामने आ जाए। मैंने कहा, तो फिर आपने ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, हमेशा सोचा कि बताऊं, फिर वही डर कि नौकरी अगर हाथ से गई तो क्या होगा। लेकिन तुम में वो हिम्मत है जो हम में नहीं थी। शायद तुम वो खामोश गवाह हो जिसे ऊपर वाले ने चुना है। मेरी आंखों के सामने वो सारी रातें घूमने लगी थी। जब वो इंसान मेरे करीब आकर बैठा, मेरे हाथों पर तेल मलता रहा और खामोशी से वापस चला जाता था। मैं कितनी बेखबर थी, लेकिन अब नहीं। मैं वापस वार्ड में आई और कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुछ देर उसके चेहरे को देखा। वो बेहरकत खामोश पड़ा हुआ था। मुझे अब उसकी खामोशी समझ आने लगी थी। मैंने खुद से कहा, तुम सोते नहीं हो, तुम सब देखते हो। और अब मैं भी नहीं देख रही हूँ। अब मैं सिर्फ एक नर्स नहीं थी, अब एक उसकी कहानी का कैरेक्टर बन चुकी थी, जो सबकी नज़रों से ओझल थी। मैं खामोश गवाह थी और सच के करीब पहुंच चुकी थी। साधना जी की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो जो कुछ कहकर गई थी, वही बस राज नहीं थे, एक भारी जिम्मेदारी भी थी। अभिनव शुक्ला जिंदा था, होश में था, और जो खुद को मरा हुआ जाहिर करने अपने ही लोगों को बेनकाब कर रहा था। अस्पताल के कुछ लोग जिन्हें हम गलत समझते थे, एक कीमत पर खामोश बन चुके थे। और मेरी नन डॉक्टर पूर्वी वहाँ खड़ी थी। उसे ये सब कुछ पता था। वो सिर्फ एक मोहरा बनी हुई थी। मन कर रहा था कि जाकर उसे फिर से टटोलूं, सवाल करूं, मगर मैं जान चुकी थी कि अब मेरे सवाल उससे नहीं, उस इंसान से होने चाहिए जिसने खुद को मरा हुआ जाहिर किया हुआ है। मुझे रातों रात उसके करीब बैठाया गया और खामोशी से तमाशा देखता रहा। उस दिन मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की, किसी से बात नहीं की, ना किसी का सामना किया। दिल में बस एक ही सोच थी, आज बात करनी है, आज पर्दा उठाना है। मैं अस्पताल रवाना हुई। आज यूनिफॉर्म के साथ हाथ में पति की दी हुई वो घड़ी बांधी जो मैं सिर्फ खास मौके पर पहनती थी। दिल में फैसला था, कमजोरी नहीं। कमरे में दाखिल हुई, रोज की तरह दरवाजा बंद करने से पहले मैंने जिया को बाहर देखा था। वो थोड़ी दूरी पर खड़ी होकर मुझे देख रही थी। मैंने धीरे से सर हिलाया और वो पलट गई। दरवाजा बंद हुआ। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी दीवार पर हल्की सी पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे बेड के करीब गई। दिल धड़क रहा था, लेकिन कदम मजबूत थे। मुझे सब पता है, मैंने नरमी से कहा, अब ये नाटक बंद करो। वो लम्हा कुछ लम्हों का मेहमान था कि अचानक एक एक पलक झपकने की हरकत में आ गई। उसने आंखें खोल दी। मैं सीधी खड़ी हो गई थी और वो अभिनव शुक्ला पूरी तरह होशो हवास के साथ मुझे देख रहा था। उसने कहा, आखिरकार तुमने सच जान ही लिया मेघा। मैंने कहा, कितने दिनों से ही तमाशा चल रहा है? उसकी आवाज़ में घबराहट नहीं थी। उसने कहा, काफ़ी दिनों से, बल्कि कई महीनों से। लेकिन तुम्हारे आने के बाद ये सारा खेल एक और रुख ले गया। मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों चुना? उसने कहा, मैंने तुम्हें नहीं चुना, हालात ने किया। तुम्हारी शराफत, तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा खामोश स्वभाव, ये सब खुद ब खुद मेरे भरोसे का सबक बन गए। मैंने कहा, और पूर्वी? वो भी सब जानती है? उसने कहा, नहीं, पूर्वी को सिर्फ इतना पता है कि मैं जिंदा हूँ। बाकी कहानी उसके लिए भी धुंधली है, लेकिन वो खुद को महफूज रखना जानती है। मैंने कहा, तुम्हारी खामोशी मेरे लिए परेशानी थी। तुम जानते थे मैं क्या सह रही हूँ, और फिर भी खामोश रहे। वो कुछ देर के लिए खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैं मजबूर था। अगर किसी पर भरोसा करता तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। तुम पर भी शक था, लेकिन तुमने खुद ही सब कुछ साफ कर दिया। मैंने कहा, आप क्या चाहते हो? उसने कहा, सच का पूरा चेहरा दिखाना। मेरे अपने करीब भाई बहन और मेरे पार्टनर्स, सब ने मुझे खत्म करने की प्लानिंग बनाई थी। मुझे जहर दिया गया था, गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे, और फिर मुझे अस्पताल में एडमिट करवाकर मेरे मरने की खबर फैला दी थी। मैंने कहा, तो फिर तुम ये सब चुपचाप क्यों सहते रहे? तुमने ये सब क्यों कबूल कर लिया? और तुम छुपे क्यों नहीं? उसने बताया कि मैंने समय खरीदा है। मेरा यहाँ से बाहर की हर चीज़ खतरनाक है, लेकिन अंदर से मैं एक एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ। मेरे वकील, मेरे खुफिया गार्ड और कुछ वफादार लोग पूरी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सिर्फ एक वक्त का इंतज़ार है। मैंने कहा, और फिर जब तक मैं क्या करूँ? उसने कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सिर्फ मेरी सच्चाई की गवाह बन चुकी हो। मैंने एक कुर्सी खींचकर उसके पास रखी और बैठ गई। मैंने कहा, मैं कोई तमाशा नहीं हूँ अभिनव। मैंने इस अस्पताल की दीवारों के पीछे बहुत कुछ सहा है, और आज जो कुछ भी होगा उसमें मेरा हिस्सा भी होगा। वो मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हारा हिस्सा तो सबसे मजबूत है। शायद इस कहानी की शुरुआत तुम ही हो। हम खामोश हो गए थे। कमरे में सिर्फ मशीनों की हल्की आवाज़ बाकी रह गई थी। मैं उस रात सोई नहीं थी, वो भी नहीं सोया था।
पहली बार 2 जागते हुए इंसान उस कमरे में एक साथ थे, बिना पर्दे, बिना झूठ के। सुबह हुई तो बाहर रोज़ की तरह रौनक थी, मगर मेरे अंदर पहली बार सुकून था, क्योंकि अब मेरे सामने कोई पर्दा नहीं था। जब अभिनव ने नरमी से कहा, "मैं जानता था तुम सब समझ जाओगी", तो मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए थे। उसके शब्दों में तसल्ली थी, पर मेरे दिल में भरा हुआ गुस्सा उभरने लगा था। मैंने एक गहरी सांस ली और बिना किसी झिझक के कहा, "तुमने मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाया। तुमने मुझे हर रात इस कमरे में रखा, अपनी हकीकत छुपाकर, मुझे तमाशा बनाया।" वो कुछ देर खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, "नहीं मेघा, मैंने तुम्हें आज़माया। किसी इंसान के किरदार को जाँचने के लिए वक़्त लगता है, और मैं हर कदम पर देखता रहता था कि कौन मेरी गैर मौजूदगी में वफ़ा निभाता है। तुमने वो सब किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता।" मैंने रुख मोड़ लिया था, जैसे अपनी नाराज़गी को छुपाना चाहती हूँ, लेकिन सच यही था कि उसकी बातों में भी वज़न था। मुझे अपनी खुददारी की कुर्बानी नहीं देनी थी, लेकिन मुझे ये भी मानना पड़ा कि जो इंसान इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ अकेला खड़ा हो, वो किसी पर भी फ़ौरन भरोसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, "तुम्हें कब पता चला कि मैं शक करने लगी हूँ?" उसने कहा, "उसी दिन जब तुमने मेरा हाथ झटका। उस रात मैंने पहली बार तुम्हारी आँखों में कॉन्फिडेंस की जगह सवाल देखे थे।" मैं कुर्सी पर बैठ गई। अभिनव अपनी हालत में लेटा रहा, मगर उसकी आँखों में वो गहराई थी जो सच छुपाने वालों में नहीं होती। मैंने कहा, "तुम इस सब से निकलना चाहते हो?" मैंने साफ शब्दों में पूछा था। उसने कहा, "हाँ, इंसाफ और उसकी ज़मानत जो मेरे लिए खड़ी हुई हो।" जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया, ये सब मेरे दिल में जैसे तीर की तरह लगे थे। एक लम्हा आया कि मैंने सोचा, क्या सच में मेरा होना इतना अहम हो गया था? मैंने कुछ नहीं माँगा, कुछ नहीं माना, फिर भी वही ख़्याल आया, शायद ऊपर वाले ने मुझे इसी मकसद के लिए यहाँ भेजा था। मैंने कहा, "तुम क्या करने वाले हो?" मैंने बात आगे बढ़ाई थी। उसने कहा, "मेरी लीगल टीम मेरे सिग्नेचर का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही पूरी तरह से अस्पताल से निकलने के काबिल हो जाऊँगा, मेरे भाई-बहनोई 2 पार्टनर्स के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल हो जाएगा। सब कुछ कानूनी तरीके से होगा।" मैंने कहा, "और अस्पताल का क्या? यहाँ तो सबने खामोशी खरीद ली है।" उसने बताया कि डॉक्टर संजय अमीर आदमी है, वही मेरा मददगार है। उसे भी यकीन दिलाना मुश्किल था, मगर अब वो सब कुछ सँभाल रहा है। पूर्वी को भी बाहर निकाला जाएगा, बस वक़्त का इंतज़ार है। मैंने कहा, "वो मेरी नंद है, मुझे समझ नहीं आता कि वो इस सब में क्यों खामोश रही?" अभिनव ने नरमी से कहा, "शायद वो सिर्फ़ सलामत रहना चाहती थी। कुछ लोग ज़ुल्म के नहीं होते, सिर्फ़ कमज़ोर होते हैं।" ये जवाब मेरे दिल को चुभ गया था। सच था, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल था। मैंने कहा, "तुम्हें कैसे पता कि मैं अब तुम्हारे साथ हूँ?" मैंने अब डायरेक्ट उससे पूछा था। उसने कहा, "तुम यहाँ बैठी हो यही काफ़ी है।" उसकी आंखें अब मुझे साफ-साफ देख रही थी। उस नज़र में तलब नहीं थी, धन्यवाद था। उस रात जब मैं अस्पताल से निकली, तो पहली बार मैंने अपनी यूनिफ़ॉर्म के नीचे दबे सीने पर सुकून महसूस किया था। मैंने रिसेप्शनिस्ट पर रुककर अगले 3 दिन की ड्यूटी का टाइम बदलवाया। इरादा था कि इन 3 दिनों में वो हर चीज़ देखूँगी, सुनूँगी और नोट करूँगी, जो इस साजिश का हिस्सा हो सकती थी। अगले दिन मैंने साधना जी को भरोसे में लिया। उनसे कहा, "अगर कुछ भी हो, अगर कोई भी तुमसे सवाल करे, तो बस ये कहना कि मेघा मरीज़ की प्राइवेसी का ख़्याल रखती है।" उन्होंने मेरी बात के जवाब में बस अपना पर्स खोला और अंदर से एक पुराना मोबाइल निकाला। कहने लगी, "ये उस दिन का है, जब उसके भाई पहली बार यहाँ आए थे। मैंने इसमें कुछ रिकॉर्डिंग सेव कर ली थी। मैं हमेशा सोचती रही कब दूँ, लेकिन अब वक़्त आ गया है।" मैंने वो फ़ोन लिया, रात को घर जाकर उसकी वीडियो चेक की। अभिनव के भाई की आवाज़ थी। वो कह रहा था, "ये कमबख्त अभी मरा क्यों नहीं? डॉक्टर को और डोज़ बढ़ानी होगी। जायदाद के कागज़ पर दस्तखत के बिना मर गया तो सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा।" ये सुनकर मेरे हाथ काँप गए थे। एक और सबूत, मैंने वो क्लिप कॉपी करके सेव कर ली थी। अगली सुबह मैंने अभिनव को सुनाई। उसने खामोशी से सुना और आंखें बंद करके कहने लगा, "अब खेल खत्म होने को है।" मैंने कहा, "नहीं, अभी एक कदम बाकी है।" उसने कहा, "कौन सा?" मैंने कहा, "तुम्हारा सामने आना, उन सबके सामने जिन्होंने तुम्हें मरा हुआ समझकर तुम्हारा हिस्सा बाँट लिया है।" वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, "तुम मेरा साथ दोगी?" मैंने कहा, "अब मैं पीछे नहीं हट सकती।" हम दोनों जानते थे ये सिर्फ साजिश नहीं थी, ये एक नई हकीकत की शुरुआत थी, और उस हकीकत में मेरा कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब शुरू हुआ था। जब मैंने अभिनव को वो ऑडियो सुनाई, उसकी पलकें भी नहीं झुकी थी, जैसे वो हर बात पहले से जानता हो, मगर उस लम्हे के बाद उसकी खामोशी बदल गई थी। अब वो बार-बार नोट्स देखता था, कॉल्स फाइलों को चेक करता था, जैसे एक जंग का आखिरी समय बाकी हो और वो उसे खुद पूरा करना चाहता था। मैं सिर्फ देख रही थी, सुनती थी
और सीखती थी। ये वो दिन थे जब मुझे एहसास हुआ कि कोई इंसान अगर अकल और सब्र से काम ले तो पूरी दुनिया की साजिश भी उसे तोड़ नहीं सकती। कमरे में अक्सर उसके वकील आते थे, खुफिया डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर लेकर जाते और व्हाट्सएप पर खुफिया मैसेज एक दूसरे को भेजे जाते थे। मैंने एक दिन पूछा था कि क्या ये सब सही तरीके से है? अभिनव ने जवाब दिया, ये सही तरीका ही है। वो लोग मुझसे समझदार नहीं लेकिन लापरवाह ज़रूर हैं। उनके लालच ने उन्हें नंगा कर दिया है। उसी शाम जब मैं ड्यूटी खत्म करके निकलने ही वाली थी, एक गाड़ी खामोशी से अस्पताल के पीछे दरवाजे पर आकर रुकी। गाड़ी से दो आदमी निकले, एक ने हाथ में लैपटॉप बैग थामा हुआ था। वो अंदर आए और सीधा अभिनव के कमरे में दाखिल हो गए। मैं समझ गई थी कि ये फाइनल कार्रवाई की शुरुआत थी। अगले दिन अस्पताल के बाहर मीडिया वैन्स खड़ी हुई थी, लेकिन कोई चीख पुकार, कोई शोर शराबा नहीं था। खामोशी से पुलिस की दो गाड़ियां आईं और तीन लोगों को अस्पताल के रास्ते से हिरासत में लेकर निकल गई। उनमें वही दो चेहरे शामिल थे जो मैंने अभिनव की फाइल में सिग्नेचर करते हुए देखे थे। बाद में पता चला 1 महीने की रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी फाइल तैयार की गई थी। अभिनव ने सब कुछ अपने हाथ में रखा और आखिरी लम्हे तक किसी और पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो कब, कहाँ और कैसे वार करेगा। शाम को जब मैं रोज की तरह पेशेंट की फाइल अपडेट कर रही थी, तो डॉक्टर संजय ने मुझे बुलाया और कहने लगे, तुम्हारे लिए एक खास मैसेज है। उन्होंने कहा और मुझे एक सफ़ेद लिफाफा थमाया। मैंने खोला तो अंदर एक सिंपल नोट था। सिर्फ एक बात लिखी हुई थी, कल सुबह मैं अस्पताल छोड़ रहा हूँ, तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है। अभिनव मेरे लिए वो मामूली इंसान नहीं था। मैंने एक सफ़र देखा था और उस सफ़र का पहला पड़ाव ख़त्म हो रहा था। अगली सुबह अभिनव को पूरी सलामती तरीके से अस्पताल से निकाल दिया गया था। उसके जाने के बाद कमरा खाली लगने लगा था, जैसे दीवारों पर लटके कैलेंडर रुक गए हों, जैसे ऑक्सीजन मशीन की आवाज़ भी अब सिर्फ शोर लगती हो। मेरी ड्यूटी तो चलती रही, मगर दिल वहाँ नहीं था। पूर्वी से दोबारा मुलाकात अस्पताल के कॉरिडोर में हुई थी। उसने नज़र झुकाकर कहा, मुझे आइडिया नहीं था मामला इतना सीरियस है। शायद मैं टाइम पर कुछ बोलती तो बेहतर हो जाता। मैंने कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ इतना कहा, वक्त अगर सच बोल दे तो हम सब चुप रह जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, एक दोपहर में अपने कमरे में बैठी हुई थी, कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जिया खड़ी हुई थी, हाथ में एक छोटा सा सफ़ेद लिफाफा था और कहने लगी, ये आपके लिए बाहर से आया है। वो इतना कहकर चली गई थी। मैंने लिफाफा खोला और अंदर एक सादा कार्ड था। ऊपर लिखा था, अभिनव शुक्ला वेट्स मेघा शर्मा। ये देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने कार्ड दोबारा बंद किया, जैसे कुछ गलत पढ़ लिया हो, लेकिन वो कार्ड सच था और मेरा नाम ही था। मैंने फ़ोन उठाया, साधना जी को कॉल की और कहा, मुझे कुछ मिला है, शायद आपको सुनकर हैरानी होगी। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर सिर्फ इतना कहा, बेटी, ऊपर वाला जिससे राज़ी होता है, उनके लिए ऐसे फैसले खुद करता है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। 2 दिन तक सोचती रही। ये रिश्ता एक एहसान का सिला था, एक संबंध की बुनियाद थी। वो इंसान जिसे मैंने सबसे ज़्यादा गैर महसूस समझा था, आज मेरे दरवाजे पर एक मजबूत वादा लिए खड़ा था। आखिरकार मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की और ऊपर वाले पर ही अपना फैसला सौंप दिया था। अब एक और कदम उठाना था, मगर ये कदम जिंदगी की तरफ था। ये इनविटेशन कार्ड था, कई दिन मेरे तकिए के नीचे रखा रहा था। मैंने उसे बार बार खोला, पढ़ा, फिर वापस रख दिया। अभिनव का फैसला मेरे लिए हैरानी की वजह नहीं थी, लेकिन ये सोचना कि मैं सच में इस नए फैसले का हिस्सा बन सकती हूँ, मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने कई रातें जागते हुए गुजार दी थी और सोच रही थी कि अगर ये रिश्ता मेरे हक में है तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए, और अगर नहीं है तो मुझे इनकार की हिम्मत मिल जाए। मैं अकेली थी मगर कमज़ोर नहीं थी। अब जो फैसला करना था वो जज्बात पर नहीं, अकल और समझदारी पर करना था। तीसरे दिन मैंने साधना जी को बुलाया, उनके सामने चाय नाश्ता रखा और कहा, आपको कैसा लगता है अगर मैं हाँ कह दूँ तो? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी, मेघा, तुमने उस लड़के को उस वक्त में इज्जत दी जब दुनिया ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। अगर वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की इज्जत देना चाहता है तो ये तुम्हारा हक है। मैंने उनकी बात सुनकर सर झुका लिया था। अगले दिन मैंने फ़ोन किया, अभिनव के मैनेजर का नंबर मिला और सिर्फ इतना कहा कि मेरी तरफ से हाँ है, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैनेजर ने कहा कि मैं बॉस को बता दूंगा। शाम तक अभिनव की तरफ से मैसेज आ गया, तुम्हारी हर बात मुझे दिल से स्वीकार है। शादी सिंपल तरीके से होगी, रिश्ता सिर्फ इज्जत पर कायम होगा। उसके जवाब ने मेरे दिल को एक नरमी दी थी। मैंने वही कपड़े पहन लिए जो मैंने अपनी पहली शादी पर पहने थे। मैं अपने पति को याद करके रोई थी। पुरानी यादें दिल में थी,
मगर आज इसमें एक नया मतलब जोड़ा जा रहा था। शादी का दिन आया तो शाम के समय मंदिर में सारी रस्म रिवाज के साथ मेरी और अभिनव की शादी हो गई थी। साधना जी मेरे साथ थी और जिया भी। उसने मेरी तारीफ की, कहने लगी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी शादी तो जैसे तैसे हो गई थी, मगर मैं दिल में प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान जी, सफर की शुरुआत तुमने मेरे सब्र से करवाई है, उसका अंजाम भी मेरे लिए सलामत बना देना। कोई फोटोग्राफर नहीं था, ना वीडियो बनी थी, ना पोस्ट हुई थी। मेरे दिल में उस लम्हे की तस्वीर महफूज थी, जिसमें मेरी मासूमियत, मेरी वफादारी और मेरी सच्चाई एक संबंध में बंध गई थी। वापस आने के बाद साधना जी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, अब तुम सिर्फ पत्नी नहीं हो, एक मिसाल बन गई हो। अभिनव ने शादी के बाद मुझसे कहा, मैंने दुनिया को दिखाया कि मैं मृत नहीं हूँ, मगर तुमने मुझे एहसास दिलाया कि मैं जिंदा रहने के काबिल भी हूँ। हमने कोई हनीमून प्लान नहीं किया था, हम कहीं बाहर नहीं गए थे, कोई यात्रा नहीं थी। अगले दिन हम दोनों ने सुबह एक साथ प्रार्थना की और नाश्ता एक साथ बैठकर किया था, जैसे दो मामूली लोग जो एक गैर मामूली आजमाइश से गुजरकर अब सादगी में पनाह ढूंढ रहे थे। मेरी जिंदगी की परीक्षा खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे अकेले उनका सामना नहीं करना था। ये शादी किसी एहसान का बदला नहीं थी, ये दो लोगों का मिलन था जो अलग अलग चलते थे, एक मोड़ पर आकर एक साथ हो गए थे। अब मैं एक नई जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी, जिसमें मेरा हमसफर वो सब कुछ जानता था जो मैं छुपाना चाहती थी, और उसके बावजूद उन्होंने मुझे स्वीकार किया। शादी के बाद जिंदगी में एक नया सुकून उतर गया था। ये वो खामोशी नहीं थी जो दुख के बाद आती है, ये वो करार था जो ऊपर वाले की मर्जी से नसीब होता है। मैं वही मेघा रही, सिंपल और इज्जतदार औरत। फर्क सिर्फ इतना आया कि अब मेरा हर कदम किसी की खामोशी में छुपा हुआ नहीं था। मेरे पति ने शादी के बाद ना कोई एक्सप्रेशन जताए, ना कोई हक जताया। उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, भरोसा। एक दिन सुबह नाश्ता करते हुए उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी वहीं से दोबारा शुरू करो जहाँ तुमने उसे छोड़ा था, मगर इस बार हक के साथ। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है? उन्होंने कहा, मैंने एक एनजीओ हॉस्पिटल खरीदा है, छोटा है, मगर लड़कियों और विधवा औरतों के लिए ठीक है। तो मैं वहाँ की इंचार्ज बनाना चाहता हूँ। तुम जैसी औरतें किसी भी जगह का माहौल बदल सकती हैं। मैंने वो नाश्ता, चाय का एक सादा कप साथ लिया, मगर दिल इतना भर गया था कि कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई थी। मगर मेरे जाने से किसी के दिल में हिम्मत पड़ सकती है, तो मैं ज़रूर जाऊंगी। कुछ हफ्तों बाद मैंने एनजीओ हॉस्पिटल संभाल लिया था। वहां आने वाली औरतों में ज़्यादातर विधवा और तलाकशुदा या ऐसी लड़कियां थीं जो किसी के सहारे के इंतज़ार में थी। उनके पास मैं जाती थी बिना किसी ऊंच नीच के। एक नर्स ने एक दिन कहा, मैडम आप बिल्कुल अलग है, ना आवाज़ बुलंद करती है, ना हमें डांटती है, फिर भी सब सुन लेते हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं वो ज़ुबान बोलती हूँ जो तुम सबके दिलों में छुपी है। मैं वो सब कुछ सह चुकी हूँ जो तुम सह रही हो। एक दिन अस्पताल में पूर्वी आ गई। मैं अंदर अपने ऑफिस में रिपोर्ट्स देख रही थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खुला और वो धीरे से अंदर आई। चेहरे पर नरमी थी, नज़र झुकी हुई थी और कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है मेघा। उसने धीरे से कहा। मैं अपनी कुर्सी से उठकर कुर्सी उसके लिए खींची। वो कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ कहा है जो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं खुद भी डरी हुई थी। मैं किसी घमंड में नहीं थी, लेकिन तुमने वो किया जो मैं नहीं कर सकी। मुझे माफ़ कर देना। मैंने सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरी नंद थी, आज भी हो। रिश्ता कौन से नहीं नियत से मजबूत होता है। मैंने साफ किया। तो हम दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ संबंध शब्दों के बिना भी ठीक हो जाते हैं। घर वापस आकर मैंने अपने लिए कुछ सिंपल कपड़े निकाले। अब मेरा दिन अस्पताल से गुजर जाता था। शाम बच्चों के साथ गुजरती थी, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे बेटियां दी थी, दो नन्ही बेटियां जिन्हें मैंने सच और सब्र से जोड़ना सिखाया था। एक दिन बड़ी बेटी मुझसे कहने लगी, मम्मी क्या सारी औरतें इतनी मजबूत होती है जितनी आप हो? मैंने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, लेकिन जो औरत सब्र, इज्जत और सच को अपना हथियार बना ले, उसे कोई झुका नहीं सकता। अभिनव अक्सर शाम को देर से घर आते थे, मगर बाहर बैठकर मुझसे मेरे दिल का हाल पूछते थे। कभी कभी खामोशी से बस सब सुनते रहते थे और फिर एक ही लाइन कहते थे, तुम वो रोशनी हो जो बुझकर भी रोशनी दे गई। हमारे रिश्ते में नुमाइश नहीं थी, पर इज्जत बेहद थी। फिर एक दिन अस्पताल में काम से निकलते समय मैं उस दरवाजे के सामने से गुजरी जिसके अंदर मेरी पहली ड्यूटी लगी हुई थी। वही कमरा जहाँ से मेरी आजमाइश शुरू हुई थी। अब वो कमरा जनरल पेशेंट के लिए इस्तेमाल होता था। बाहर नया पेंट हो चुका था। मैं कुछ लम्हे वहां रुकी, दीवार को हाथ लगाया, आंखें बंद की और दिल से एक प्रार्थना निकली। ऊपर वाले की कृपा है कि उसने मेरे जख्मों से मेरी तकदीर लिखी
और हर कदम पर मुझे कॉन्फिडेंस दिया। ना कोई आंसू बहा, ना कोई दुख का नज़ारा। अब याद आया, क्योंकि जिस जगह से दुख शुरू हुआ, वही मेरी इज्जत की बुनियाद खड़ी हो चुकी थी। अब मैं अस्पताल की इंचार्ज हूँ और पत्नी भी हूँ, मगर सबसे बढ़कर मैं वो औरत हूँ जो जानती है कि अगर नीयत सच्ची हो तो हालात चाहे जैसे भी हो, रास्ता खुद बन जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।